जय श्री कृष्ण एवरीवन। लास्ट वीडियो में आपको शायद एक क्वेश्चन के साथ छोड़ के गए थे। क्वेश्चन था लाप्लासिस करेक्शन फॉर आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल इज गिवन एज समथिंग इक्वेशन लिखा था मैंने। तो उसमें एक सबसे पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करना होगा, मतलब इक्वेशन तो सब कुछ ठीक है, वो लाप्लास का जो करेक्शन मैंने बताया था लाप्लासिस करेक्शन, वो लाप्लास का नहीं था एक्चुअली, वो वंडरवॉल का था। मैं गलत नेम लिख गया एक्चुअली दोनों करेक्शन दिए थे, एक लाप्लास ने भी दिया था, एक वंडरवॉल ने भी, तो वंडरवॉल वाला था वो। तो उसको अगर आप चेंज करना चाहें तो कर लीजिएगा, वंडरवॉल्स है वो, ठीक है। तो वंडरवॉल्स करेक्शन, वंडरवॉल ने उसको करेक्ट किया था, ठीक है। चलिए खैर हम इक्वेशन पे आते हैं। इक्वेशन था p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय v माइनस बी इज इक्वल टू आर इंटू टी, ऐसा कुछ था। क्लियर है चीज, ठीक है। तो अगर आप देखें, मैंने आपसे कहा था ए की डायमेंशन आपको बताना है और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताना है। ए का डायमेंशनल फॉर्मूला और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला, समझ रहे हैं? ये चीज पूछी थी मैंने आपसे। अच्छा भाई, अगर प्रेशर में इस चीज को मैं ऐड कर रहा हूं तो प्रेशर में सिर्फ एक प्रेशर ही ऐड हो सकता है। मैंने बताया था अगर दो चीजें ऐड हो रही है तो वो सेम क्वांटिटीज हैं। क्लियर है? जब भी कोई क्वांटिटी लिखी हुई है ए और कोई क्वांटिटी लिखी हुई है बी, अगर उनके बीच में इक्वल आ जाए, प्लस आ जाए, माइनस आ जाए, ग्रेटर देन आ जाए, लेस देन आ जाए, ये पांचों चीज अगर कुछ भी आ जाए इसमें से, ये तीन तो मैंने बेसिकली बताई थी आपको, जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं इक्वलिटी पे क्वेश्चन मिलेगा, प्लस माइनस पे क्वेश्चन मिलते हैं। अगर इनइक्वालिटीज भी है, मतलब इक्वल नहीं है, ग्रेटर है या लेसर है, तो भी सेम होगा। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं 5 न्यूटन इज ग्रेटर देन 3 न्यूटन, है ना, तो न्यूटन ही तो न्यूटन से बड़ा है भाई। अगर मैं सिंपल कहूं 5 3 से बड़ा है तो ये तो सब जानते हैं, लेकिन मैं क्या ऐसे बोल सकता हूं कि 5 न्यूटन इज ग्रेटर देन 3 मीटर्स? भाई ये तो कोई लॉजिकल नहीं हुआ ना। तो कब होगा ऐसा? जब न्यूटन बोलूंगा, है कि नहीं। फोर्स इज ग्रेटर देन दिस फोर्स, ये छोटा फोर्स है, ये बड़ा फोर्स है ना। तो ये इनइक्वालिटीज वाली केस भी आप इंक्लूड कर सकते हो, हालांकि इस पे क्वेश्चन तो आते नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपने कहा प्रेशर में ये चीज ऐड हो रही है, इसकी डायमेंशन यानी डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर। क्लियर है? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। तो यहां पे आप लिख सकते हो ए की डायमेंशन अपॉन वी स्क्वायर की डायमेंशन। तो देखो वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती थी? एल की पावर 3 डिस्कस किया था। तो वी स्क्वायर की डायमेंशन क्या हो जाएगी भाई? एल की पावर 6। क्लियर है? तो यहां पे लिख दिया मैंने एल की पावर 6। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर का? सबको पता है, बोलो ml माइनस 1 t माइनस 2। क्लियर है? यही था क्या? याद आया कुछ? प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर है? फोर्स था ml t माइनस 2 अपॉन एरिया, मतलब एल स्क्वायर। तो ml माइनस 1 t माइनस 2। प्रेशर हो, चाहे स्ट्रेस हो, चाहे बल्क मॉडुलस हो, चाहे यंग्स मॉडुलस हो, चाहे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, चाहे एनर्जी डेंसिटी हो, सबकी डायमेंशन क्या होती है? सेम। ठीक है, रिवीजन हो गया। चलिए भाई, तो यहां से एल की पावर 6 को आप उधर भेज देंगे, तो ए का जो आंसर आएगा डायमेंशन का वो क्या हो जाएगा? ml टू द पावर 5 ml5 t टू द पावर माइनस 2। क्लियर है? तो ये कैसा हो गया? ये क्या हो गया? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए। ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए। डायमेंशंस क्या होंगी इसकी? ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए। क्लियर है? डायमेंशंस क्या होंगी? डायमेंशन देखो कैसे बोलते हैं, m की पावर 1। मैंने डेफिनेशन भी लिखाई थी आपको डायमेंशन की, कि पावर रेज्ड टू द, मैंने कहा था ना पावर जो रेज्ड होती है वो होती है डायमेंशंस। तो इसकी डायमेंशन अगर कोई पूछ रहा है आपसे, सपोज, वैसे तो आपको आंसर इतने लिख के आना है, डायमेंशनल फॉर्मूला ही पूछेगा आपसे, लेकिन मैं थोड़ा आपको डिकोड करना सिखा रहा हूं, थोड़ा एक्स्ट्रा में दिखा रहा हूं। तो इसमें बोलेंगे कि डायमेंशन जो है इसकी 1 है मास में, इट हैज 1 डायमेंशन इन मास, 5 डायमेंशन इन लेंथ एंड माइनस 2 डायमेंशन इन टाइम। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? तो पावर्स होती है बेसिकली डायमेंशंस। तो क्लियर है? डायमेंशन ये नहीं है, डायमेंशन फॉर्मूला है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, तो खैर आपको ए का पता चल गया इस तरीके से। ठीक है, और बी की डायमेंशन कैसे पता करेंगे भाई? बी का तो बहुत ही ज्यादा आसान हो गया, एक वॉल्यूम में से सिर्फ एक वॉल्यूम ही माइनस कर सकते हो, है ना, बीच में माइनस आ गया मतलब दोनों क्वांटिटी सेम है, तो जो वॉल्यूम की डायमेंशन होती है वही बी की डायमेंशन होगी, एल की पावर 3। बोलो समझ आ गया कि नहीं? क्वेश्चन खत्म हो गया, पक्का समझ आ गया? चले तो आइए भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये था ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, उसके ऊपर मैंने आपको कुछ एग्जांपल कराए, 2-3 एग्जांपल थे, जिससे आपको लॉजिक समझ आ गया होगा, और मैं क्वेश्चन आपको शीट्स में दूंगा ही, तो आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब हम पढ़ेंगे डायमेंशनल जो फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं, इनके यूजेस क्या है ना, यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, मतलब जो आप डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हो डीए, ठीक है, उसके यूजेस क्या है? यूजेस ऑफ डीए फॉर डायमेंशनल एनालिसिस। क्लियर है ये चीज? तो सबसे एक पहला बहुत ही बेसिक सा यूज क्या है, बहुत ही सबसे बेसिक अगर यूज की बात करूं तो वो ये है कि हम डायमेंशन एनालिसिस से किसी की यूनिट पता कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स की डायमेंशन क्या है? mlt माइनस 2। क्लियर है? तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? देखो, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? इस तरीके से पता कर सकते हैं। जैसे वर्क का क्या होता है? वर्क का होता है ml2t माइनस 2, तो किलोग्राम मास का किलोग्राम, लेंथ स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो एक इसकी यूनिट होगी ऐसा। ठीक है, लेकिन इसके कुछ, ये जो मैंने पहला यूज बताया आपको कि इससे हम यूनिट पता कर सकते हैं, इसके कुछ क्या है ड्रॉबैक भी है इसका, कि हर बार ऐसा नहीं कर पाएंगे, मतलब ज्यादातर तो कर सकते हैं लेकिन सबकी नहीं कर सकते यूनिट फाइंड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे आर की बात करूं, जो मैंने कल आपको बताया था, इसकी डायमेंशन होती है, क्या होती है? ml2t माइनस 2 और थीटा माइनस 1। याद आ रहा है कुछ? ml2t माइनस 2 थीटा माइनस 1, याद आ गया ना?
इसकी मतलब अगर इसकी यूनिट बनाने चले हम लोग तो क्या आएगा, देखो किलोग्राम बनेगा, वैसे तो मीटर स्क्वायर बनेगा, अपॉन सेकेंड स्क्वायर बनेगा, और नीचे केल्विन भी बनेगा। क्या बनेगा, केल्विन। क्लियर है, क्लियर है। तो बेसिकली इसको हम क्या बोल देते हैं, जूल। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर कौन थे, वर्क है ना, ये वर्क के बारे में बताया। वर्क यूनिट को क्या बोलते थे हम इसको, जूल। तो ये क्या आ रहा है, जूल पर केल्विन, लेकिन ये गलत है, जूल पर केल्विन गलत है। क्लियर है, बहुत ध्यान से सुनिए। आर की डायमेंशन यही है और इसके हिसाब से यूनिट आ रही है जूल पर केल्विन, बट ये गलत है। असली यूनिट क्या है आप सब जानते हैं, देखिए मैंने आपको कल इक्वेशन बताया था, पीवी इक्वल टू एनआरटी। क्लियर है, तो आर का फॉर्मूला क्या बना है यहां से, पीवी अपॉन एनटी, पीवी अपॉन एनटी। तो हमने इतने की डायमेंशन हम कल कैलकुलेट किए थे, याद करो लास्ट लेक्चर में। एन की कोई डायमेंशन नहीं होती थी, लेकिन एन की यूनिट तो होती है मोल्स। मैंने आपको बताया था ना, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो ध्यान से सुनो, इसमें नीचे एक एन और आ रहा है, मतलब मोल्स और आ रहा है, तो इसकी यूनिट होगी जूल पर केल्विन। तो रहेगा जूल पर केल्विन तो रहेगा इसमें, लेकिन साथ में एक मोल हमने छोड़ा था, क्योंकि मोल की कोई डायमेंशन नहीं होती थी, याद आया। तो आंसर है इसका जूल पर मोल केल्विन। तो ये एक इंपॉर्टेंट यूनिट भी है, याद रख लो। हो सकता है एक नंबर में अगर क्वेश्चन आपके स्कूल वगैरह में आ जाए सपोज, तो पूछ ले कि बताओ जो है आर का डायमेंशन, आर का यूनिट क्या है, तो जूल पर मोल केल्विन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ आर, जूल पर मोल केल्विन। क्लियर है, लेकिन अगर डायमेंशन एनालिसिस से निकालोगे तो क्या आएगा, जूल पर केल्विन। तो ऐसे करके सबकी नहीं निकाल सकता, कहीं कहीं दिक्कत हो जाती है। क्लियर है, और भी बात करते हैं आपसे, चलिए इसी पे और बात करता हूं थोड़ी सी। तो ध्यान से देखिए, एक होती है एंगुलर स्पीड, है ना, अब ये फर्स्ट यूज चल रहा है इसका, फर्स्ट ही चल रहा है अभी। एक होती है एंगुलर स्पीड, उसको ओमेगा से शो करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ओमेगा। और वैसे इसका नाम क्या है, एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड। ठीक है, शायद थोड़ी बहुत बातें मैं इसके बारे में कर चुके हूं कभी, तो फिर से सुन लीजिए जरा। स्पीड क्या होती थी याद बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होती थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब यह है लीनियर स्पीड, इसको बोलते थे लीनियर स्पीड, है ना, कि किसी लाइन में कितना चला, किसी लाइन में कितना चला, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की अपॉन स्पीड। क्लियर है, तो जब एक लाइन में चल रहे हैं तो लीनियर स्पीड आ रही है। ऐसी जब कोई चीज घूमती है तो एंगुलर स्पीड आती है ना। जब कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है यहां से यहां तक तो स्पीड आ रही है, लीनियर स्पीड। और जब कोई घूम रहा है, जब कोई घूम रहा है, जैसे पंखा होता है, फैन होता है, क्या करता है, घूमता है। क्लियर है, अभी ये मार्कर क्या कर रहा है, घूम रहा है। क्लियर है, तो कितना एंगल इसने कवर किया, कितना एंगल इसने रोटेट किया, तो ओमेगा को बोला जाता है एंगल कवर्ड डिवाइडेड बाई टाइम। जैसे ये था डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाई टाइम, ऐसे ओमेगा क्या होता है, एंगल कवर्ड डिवाइडेड बाई टाइम। बोलो समझ आएगी नहीं। तो इसकी यूनिट क्या बनी, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात। तो इसकी डायमेंशन देखते हैं पहले। तो ओमेगा की जो डायमेंशन आएगी इस तरीके से, बहुत ध्यान से देखिएगा, ओमेगा की जो डायमेंशन आएगी वो क्या आएगी, डायमेंशन ऑफ एंगल अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम, यही तो है। और आपको पता है एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, यानी ये डायमेंशन लेस होता है, पहले बता चुका हूं। इसकी यूनिट तो होती है रेडियन, लेकिन डायमेंशन नहीं होती। तो इसकी जो डायमेंशन है वो क्या है, टी टू द पावर -1, क्योंकि सिर्फ टाइम की डायमेंशन आएगी, एंगल की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है। तो 1/t आएगा इसका, क्या आएगा, 1/t, मतलब t इनवर्स, t की पावर -1। क्लियर है ये चीज, तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो अगर इसके हिसाब से इसकी यूनिट सोचें तो 1/2 यानी सेकंड इनवर्स, इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड इनवर्स। लेकिन इसकी यूनिट सेकंड इनवर्स नहीं होती, इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। क्या होती है, रेडियन पर सेकंड। आपको पता है थीटा की यूनिट क्या थी भाई, रेडियन थी। क्लियर है, और टाइम की यूनिट क्या थी भाई, सेकंड थी। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं, अरे पक्की बात है। कुछ है क्या इसमें, कुछ स्पेशल बता दिया क्या, कुछ भी स्पेशल नहीं, बहुत ही सिंपल सी चीज है। क्लियर है, तो ओमेगा को देखो आप इस तरीके से, बोलो समझ आ गया कि नहीं। चलें आगे, एंगुलर स्पीड हो गई। अब आता है एक एंगुलर एक्सेलरेशन आता है, कौन आता है भाई, एंगुलर एक्सेलरेशन। उसको अल्फा से शो करते हैं, कैसे शो करते हैं, ऐसे अल्फा से शो करते हैं इसको। दिस इज नोन एज, इसका जो नाम है अल्फा है, सब लोग जानते होंगे आई थिंक, है ना। और इसको क्या बोल रहा हूं मैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर है, अब जैसे लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता था, आपने क्या पढ़ा है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, याद है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या था, एक्सेलरेशन। ऐसे एंगुलर एक्सेलरेशन होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी एंगुलर वेलोसिटी पढ़ाई थी ना आपको, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ाई थी ना इसके जस्ट पहले, तो वही है ये कि देखो स्पीड आपकी वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ उसको टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। ऐसे एंगुलर वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, एंगुलर वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ उसे अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ध्यान से सुनो, इसकी जो डायमेंशंस आएंगी बहुत ध्यान से देखें, तो वो डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम। बोलो समझ आ रही है कि नहीं भाई, ऊपर एंगुलर वेलोसिटीज है और नीचे क्या है, टाइम है। क्लियर है ये चीज। तो एंगुलर वेलोसिटी की क्या डायमेंशन थी बताओ, टी की पावर -1, इसके जस्ट पहले निकाला है, क्या है, टी की पावर -1, और अपॉन में एक और ये टी आ रहा है, टाइम के लिए टी आता है ना ऐसे, तो आंसर आएगा टी टू द पावर -2। बोलो समझ आएगी नहीं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, टी टू द पावर -2। व्हाट इज द dimensional formula of angular acceleration? Dimensional formula for angular acceleration is t to the power -2. What is the dimension?
डायमेंशन मास में 0, लेंथ में 0 और टाइम में -2। भाई मास नहीं आ रहा, लेंथ भी नहीं आ रही, मतलब मास में डायमेंशन 0, लेंथ में डायमेंशन 0 और टाइम में डायमेंशन -2। बोलो समझ आएगी नहीं? क्लियर है? इससे अगर मैं यूनिट निकालूं, क्या निकालूं? यूनिट निकालूं, तो यूनिट क्या आएगी? सेकंड की पावर -2। क्या आएगी? सेकंड की पावर -2 कह लो या 1/सेकंड का स्क्वायर कह लो, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन ये इसकी यूनिट नहीं होती, इसकी यूनिट होती है रेडियन अपॉन सेकंड स्क्वायर। क्या आती है? रेडियन अपॉन सेकंड स्क्वायर। बोलो समझ आएगी नहीं? कैसे? देखो, ओमेगा की यूनिट क्या थी? ओमेगा की यूनिट थी रेडियन पर सेकंड, और डिवाइड में एक और सेकंड आ रहा है, तो सेकंड सेकंड मिलकर सेकंड का स्क्वायर बन गया। क्लियर है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके डायमेंशनल फॉर्मूला में तो इसके हिसाब से तो 1/सेकंड का स्क्वायर आएगा, लेकिन इसमें रेडियन अपॉन सेकंड स्क्वायर यूनिट है, ठीक है। तो फिर से डायमेंशनल फॉर्मूले से यूनिट निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ गया, यानी गलत आ रहा था आंसर। क्लियर है? असली यूनिट ये है, डायमेंशनल फॉर्मूला बता रहे कि ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज क्या है? पहला यूज मैंने आपको बताया कि इससे हम यूनिट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक ये भी है, एक लूप होल रह गया उसमें, ये कि हर बार ऐसा नहीं हो पाएगा। मतलब ज्यादातर तो आप कर लोगे, मैक्सिमम टाइम आप कर लोगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसके। क्लियर है? तो ये साथ के साथ मैंने आपको क्या बता दिया, यूज और उसकी लिमिटेशन क्या है, ठीक है। कुछ जगह पे काम नहीं करेगा, जैसे जहां एंगुलर क्वांटिटीज आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? एंगुलर क्वांटिटीज। देखो, जहां एंगल आ गया या जहां नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स, इस तरीके के। क्लियर है? नंबर ऑफ मोल्स आ जाए, कोई एंगुलर क्वांटिटी आ जाए, एंगल मतलब रेडियन, क्योंकि इसकी यूनिट तो होती है रेडियन एंगल की, लेकिन डायमेंशन नहीं होती, इसलिए धोखा खा जाते हैं इसमें। क्लियर है चीज? बोलो पक्का समझ में आएगी नहीं? क्लियर है? तो ये पहला यूज हुआ उसका, और साथ में मैंने आपको लिमिटेशन भी बता दिया। साथ में क्या बता दिया इसका? लिमिटेशन, कि हर बार अप्लाई नहीं है, कुछ चीजें नहीं कर पाएंगे हम इससे। क्लियर है? आइए भाई, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसपे क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। चला देखें जरा। देखो, ये कंपटीशन के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ही बता दूं, ठीक है। तो स्कूल के लिए ही आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन के लिए इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो एरर में आएगा। स्क्रू गेज हम पढ़ेंगे, एरर इसी चैप्टर में एरर भी पढ़ेंगे हम लोग। देखो, हम मेजरमेंट करेंगे भी, है ना, मेजरमेंट चैप्टर है ये, तो मेजरमेंट में कुछ एरर भी होगी, कुछ गलती होगी हमसे, है ना। तो इंस्ट्रूमेंट भी है वहां पे जिससे हम मेजरमेंट करेंगे, तो उन इंस्ट्रूमेंट्स पे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। आईआईटी वगैरह में बात करें, आईआईटी में स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स पे क्वेश्चन बनता है। क्लियर? तो उस वही इंपॉर्टेंट है ज्यादातर। तो बाकी स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है डायमेंशन। क्लियर है? ध्यान से देखें। और कई बार पता है कंपटीशन में कैसे काम आ जाता है डायमेंशन। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया, उसमें 4 ऑप्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट विल बी द टाइम, टाइम पूछा है क्वेश्चन में सपोज। अब उसके 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। आपने इसकी डायमेंशन फाइंड करी, इसकी डायमेंशन आई m की पावर 1 l की पावर 2। इसकी डायमेंशन फाइंड करी इस वाले ऑप्शन की, तो आपकी डायमेंशन मिली t की पावर -2। इसकी डायमेंशन फाइंड करी, मिला आंसर t। इसकी डायमेंशन फाइंड करी, आंसर आया t इंटू ए फॉर एम्पियर। ये करंट की डायमेंशन है a। क्लियर है? 12th क्लास में जब हम करंट पे पहुंचेंगे तो मैं बताऊंगा कि ये a किसकी डायमेंशन है करंट की, अभी भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद, बट खैर। तो देखो, टाइम पूछा था आपसे, तो यही एक है जो टाइम की डायमेंशन में आ रहा है आंसर, तो बाकी तीनों गलत है, ये सही है, ठीक है। तो ऐसे मतलब आपको क्वेश्चन करना नहीं आता, लेकिन आप सिर्फ डायमेंशन चेक करके आपने टिक लगा दिया। क्लियर है? तो ऐसे करके कभी कभी हम थोड़ी सी क्लेवरनेस दिखा सकते हैं। क्लियर है? ऐसा करने में बाकी डायमेंशन का ऐसा कोई खास यूज नहीं है, ठीक है। चलिए, कंपटीशन की दुनिया में अगर बात करूं तो स्कूल में तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो यूज है दूसरा काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए कि डायमेंशन एनालिसिस से हम, डायमेंशन एनालिसिस कैन बी यूज्ड एज अ रिसर्च टूल। किसकी तरह यूज कर सकते हैं? एज अ रिसर्च टूल की तरह यूज कर सकते हैं इसको, टू फाइंड न्यू रिलेशन अमंग क्वांटिटीज, टू फाइंड न्यू रिलेशन अमंग द क्वांटिटीज। क्लियर है ये चीज? चलिए भाई, करना शुरू करते हैं। लिख लिया होगा सेकंड यूज क्या है आपने। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझेंगे, 1-2 क्वेश्चन करते हैं इस पे। आपने क्लास, मैंने एंट्रेंस के बैचेस में आपको पढ़ाया है, जिसको नहीं पढ़ाया फॉर्मूला सुन लो। देखो, जैसे पेंडुलम होता है ना, ऐसे पेंडुलम, इसको अगर ऐसे धक्का मार के आप छोड़ दो तो ये ऑसिलेशन करने लगता है, ऐसे ऐसे करके, है कि नहीं, आगे पीछे आगे ऐसे करके ऑसिलेशन करता है ये। तो जब ये ऑसिलेशन करता है तो इसका एक टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगा, है ना। एक ऑसिलेशन का क्या मतलब है? आगे गया, ये इधर आया वापस, फिर इधर गया, फिर इधर गया। इसे कहते हैं मीन पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन, मतलब बीच में है ना, मीन बोलते हैं इसको, एवरेज पोजीशन, मीन पोजीशन। ये होता है एक्सट्रीम, और ये भी इधर भी एक्सट्रीम है, ये भी एक एक्सट्रीमा है और ये भी एक एक्सट्रीमा है। बोलो बात समझ आ रही है? तो एक्सट्रीम पोजीशन से ये मीन पोजीशन है, तो मीन से पहले एक्सट्रीम जाएगा, मतलब एक मीन से पहले एक्सट्रीम गया, फिर एक्सट्रीम से वापस कहां आया? मीन पोजीशन पे आया। एक्सट्रीम पोजीशन से कहां वापस आया? मीन पोजीशन पे, ऐसे वापस आ गया। फिर मीन से दूसरी तरफ एक्सट्रीम पे गया, मीन से फिर कहां गया? एक्सट्रीम पे, और फिर एक्सट्रीम से कहां वापस आया? मीन पोजीशन पे, ऐसे वापस आ गया। तो इसे ये हुआ एक ऑसिलेशन, और एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड। और इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता था 2π√L/g। क्लियर है ये चीज? ये फॉर्मूला होता था इसका, ठीक है। जिसको याद हो ठीक, जिसको नहीं याद है तो भी ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने रिवाइज करा दिया थोड़ा सा बस, ठीक है। चले भाई आगे बढ़ते हैं। तो वो कह रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, लिखिए जरा क्वेश्चन लिखिए, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम
डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉब। बॉब मतलब जो ये स्टोन लटका हुआ होता है ना, इससे ऐसे करके, इसको बॉब बोलते हैं, दिस इज बॉब। क्लियर है? ठीक है। कॉमा लेंथ ऑफ थ्रेड, ये जो थ्रेड यूज कर रहे हो आप, है ना, सस्पेंशन पॉइंट से लेकर के बॉब तक का जो डिस्टेंस होता है, बॉब के सेंटर ऑफ मास तक का, ये बॉब है, यहां से सस्पेंशन पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं लेंथ ऑफ थ्रेड। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट लिखिए, एंड ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्लियर है? या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, है ना। स्मॉल जी जिससे हम डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सब लोग जानते हैं ना, इस तरीके से। तो ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है। तो फाइंड द फॉर्मूला, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ इट्स टाइम पीरियड। इसका फॉर्मूला आप डिराइव कीजिए। क्लियर है? तो आप ध्यान से देखेंगे मैं क्या करने वाला हूं। ठीक है? तो ध्यान से देखेंगे क्या करने वाला हूं मैं। तो आप कैसे मानेंगे, ध्यान से समझिए। आप ऐसा कहेंगे कि भाई ऐसा मान लेंगे हम ना, आप कहेंगे लेट टाइम पीरियड, क्योंकि उसने कहा है मास पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और जी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब तीन टर्म्स आ गए, एम एल जी। तो ऐसा इमेजिन कर लेंगे हम लोग, सपोज एम की पावर ए पे डिपेंड करता है, एल की पावर बी पे, जी की पावर सी पे। इसका मतलब समझाता हूं। देखो, उसने कहा मास पे डिपेंड करता है, तो हो सकता है टाइम के फॉर्मूले में मास आता हो, या मास अपॉन में आता हो, या मास स्क्वायर में आता हो, या मास पावर -5 में आता हो। मतलब टाइम का फॉर्मूला डिपेंड कर रहा है ना मास पे, तो हो सकता है टाइम में एम आए, या अपॉन में एम आए, या एम स्क्वायर आए, या एम की पावर -2 आए। तो मैंने जनरल मान लिया, एम की पावर ए मान लिया, इस पर डिपेंड कर रहा है। सेम टू सेम लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, तो सपोज एल की पावर बी आएगा, जी पे डिपेंड कर रहा है, सपोज एल की पावर सी आएगा। क्लियर है? बोलो समझ आएगी नहीं? ठीक है। यही सेम क्वेश्चन वो और कैसे पूछ सकता है कि प्रूफ कीजिए। यही सेम क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, एक दूसरा तरीका इसका पूछने का, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका पूछने का स्कूल में जो हो सकता है, वो क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि वो कहेगा कि प्रूव दैट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉब। वो कहेगा प्रूफ करिए कि टाइम पीरियड जो है पेंडुलम का, वो मास पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है? भले ये क्वेश्चन में क्या कहा कि मास पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन प्रूफ करने के लिए क्या बोल रहा है कि मास पे डिपेंड नहीं करता। दो क्वेश्चन है, लेकिन एक ही सॉल्यूशन है, सेम ही आंसर है सब कुछ। देख लो कैसे, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अगर मैं प्रूफ करते ध्यान सुनिएगा, अगर मैं प्रूफ करते ए की वैल्यू 0 ले आया, सपोज लास्ट में मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, 0, मास की पावर 0, मतलब मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, समझे कि नहीं। मास की पावर 1 आती तो डिपेंड करता, 2 आती डिपेंड करता, 3 आती डिपेंड करता, 0 मतलब है ही नहीं। क्लियर है? मास की पावर 0 मतलब 1 बन जाएगा, तो लास्ट में एक्चुअली यही आता है। तो इससे प्रूफ हो जाएगा लास्ट में कि अच्छा मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है? तो खैर अभी तो हमें फॉर्मूला डिराइव करना है इसका, तो कैसे कर रहे हैं बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। चलिए भाई, टी प्रोपोर्शनल टू एम की पावर है, एल की पावर बी, जी की पावर सी, हमने मान लिया। क्लियर है? अच्छा भाई, जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है ना, तो कांस्टेंट को हमने के बोल दिया सपोज, या सी बोल दो। हमने कांस्टेंट को क्या बोला है, के। एम की पावर ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी। दिस के इज व्हाट? दिस इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट। दिस इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, मतलब एक कांस्टेंट जैसे 2, 3, 4, 5 जो भी कुछ आएगा जैसे। ठीक है? जैसे आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है कि F इक्वल टू के में आया था, याद है ना, न्यूटन का सेकंड लॉ। फिर के की वैल्यू 1 आ गई थी बाद में, याद आ रहा है? तो इसलिए F इक्वल टू एम बोलते थे। याद आया कुछ? F प्रोपोर्शनल टू एम आता था, प्रोपोर्शनलिटी हटा के के लगाते थे, के होता था एक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 1 आई थी तो 1 हट गया, दैट्स इट। बिल्कुल वैसे ही एक कांस्टेंट आता है जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटती है। तो क्लियर है चीज? तो दिस इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो अब ये इक्वालिटी आ रही है, ये क्या आ रही है भाई, इक्वालिटी। क्या आ रही है ये, इक्वालिटी। तो अगर इक्वालिटी आ गई और अगर मैं डिराइव कर रहा हूं फॉर्मूला, तो जो मेरे इसकी डायमेंशन है वही इसकी डायमेंशन होगी। क्लियर है? ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो मैं क्या कहूंगा, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ एलएचएस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस। बोलो समझ में आएगी नहीं मेरी बात? अरे पक्की बात है, डायमेंशन ऑफ एलएचएस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस। अरे पक्का। तो एलएचएस का डायमेंशन क्या है, बहुत ध्यान से देखिए, एम की पावर 0, एल की पावर 0 और टाइम की पावर 1। क्योंकि भाई ये टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड कि कितने सेकंड लगेंगे उसको एक चक्कर लगाने में, ये एक ऑसिलेशन पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम है तो सिर्फ टाइम ही है, मतलब मास नहीं है, लेंथ नहीं है, सिर्फ टाइम है। क्लियर है? अब आरएचएस का देखो, आरएचएस में इसकी तो कुछ डायमेंशन है नहीं, तो इसकी तो डायमेंशन लिखेंगे नहीं। मास की पावर ए, तो एम की पावर हो गई ए, लेंथ की पावर बी। ठीक है? चलिए एम की पावर क्या कर देते हैं, ए कर देते हैं ऐसी, लेंथ की पावर बी कर देते हैं। चलिए, और ये क्या है, एक्सेलरेशन की पावर सी। भाई एक्सेलरेशन हमने डिराइव किया था, एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ऊपर लेंथ है अपॉन टी की पावर 2, मतलब एल टी माइनस 2। बोलो समझ आए कि नहीं? तो यहां क्या लिखेंगे, एल टी माइनस 2 की पावर सी। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं?
भाई मैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा रहा हूं, अगर ये इक्वलिटी आ रही है तो इक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो भी मेरी क्वांटिटीज है उनका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर है? तो m की पावर a, l की पावर b और ये, तो जब आप इसको देखेंगे तो m टू द पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1 इज इक्वल टू m टू द पावर a, l टू द पावर b प्लस c। देखो इसको अगर अंदर भेजता हूं मैं ऐसे, तो l की पावर हो जाएगा c और t की पावर -2c, मल्टीप्लाई हो जाती है ना पावर, तो l की पावर c और t की पावर -2c। तो l की पावर b एक यहाँ पे और l की पावर c एक यहाँ पे है, तो l की पावर होगी b प्लस c। गॉट माई पॉइंट और नॉट? क्लियर है ये चीज? और अब हम कहेंगे कि t और ये -2c, दैट्स इट। क्लियर है? तो ये इसकी डायमेंशन आ गई। ठीक है, फिर से मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की वजह से ही कह रहा हूं कि जब ये दोनों डायमेंशन अगर इक्वल है तो मैं इक्वेट कर रहा हूं, मास की मास से कंपेयर करूंगा, लेंथ की लेंथ से कंपेयर करूंगा, टाइम की टाइम से कंपेयर करूंगा। क्लियर है? ठीक है, तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग डायमेंशंस इन टाइम, कंपेयरिंग डायमेंशंस इन टाइम। क्या लिखेंगे इसके बाद? कंपेयरिंग डायमेंशंस इन टाइम लिख लेंगे आप लोग। तो टाइम में देखो, टाइम में कंपेयर कर रहा हूं पहले, तो टाइम में मैंने जैसे कंपेयर किया 1 बाय 1 सब में कंपेयर करना है। देखो एक बार टाइम में कंपेयर करेंगे, एक बार लेंथ में और एक बार मास में, तीनों में करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले मास में ही कर लेते हैं। तो कंपेयरिंग डायमेंशन इन मास, तो मास की इधर पावर कितनी है 0 और उधर पावर कितनी है a, दोनों इक्वल होनी चाहिए, तभी तो इक्वल कह रहा हूं मैं। भाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? जो इधर डायमेंशन है वो इधर डायमेंशन है, इधर मास में डायमेंशन कितनी है 0, तो उधर भी कितनी होनी चाहिए 0, मतलब a की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0। कंपेयर कर रहा हूं इक्वेशंस को बस, यहां 0, यहां कौन लिखा हुआ है a, मास 0 a, मतलब a बराबर 0। क्लियर है? ऐसे ही मैं लेंथ की कंपेयर कर रहा हूं, तो लेंथ में कंपेयर करने से पता चला कि 0 इधर से आ रहा है 0 और उधर से क्या आ रहा है b प्लस सी, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 0। बोलो समझ आएगी नहीं? अरे पक्की बात, मिटा दूंगी ना इसको। ठीक है, ये मैंने लेंथ का कंपेयर किया तो b प्लस सी 0 आया, b प्लस सी 0 का मतलब है b इज इक्वल टू माइनस सी, b इज इक्वल टू माइनस सी। क्लियर है? अच्छा भाई अब टाइम में कंपेयर करता हूं, कंपेयरिंग डायमेंशंस इन टाइम, तो डायमेंशन होती है पावर, तो पावर हो गई ये -1 और उधर की पावर कितनी है -2c, तो -2c, ये माइनस से माइनस कैंसिल, c की वैल्यू आई हाफ, c की वैल्यू कितनी आई बेटा हाफ, c की वैल्यू अगर हाफ यहां रखोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी -हाफ, c की वैल्यू बस हाफ पुट कर दी मैंने यहां पे। बोलो समझ आ रही है कि नहीं? अरे पक्की बात है ये, c की वैल्यू क्या पुट की मैंने, हाफ पुट की ना, तो -हाफ आ गया, दैट्स इट। अब क्या करना है, ये a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू पुट कर दीजिए किसमें, इस फॉर्मूले में। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिएगा। ठीक है, तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखें, इसको मिटा दूं जरा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखें, इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट करके दिखा रहा हूं आपको। तो टाइम जो आ रहा है वो आ रहा है सम कांस्टेंट के, मास की पावर 0, मतलब मास पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, हो गया प्रूफ, मास आ ही नहीं रहा फॉर्मूले में, मास की पावर 0 मतलब 1, खत्म हो गया। क्लियर है? L की पावर b, मतलब L की पावर क्या होगी, b का मतलब -हाफ। क्लियर है? और g की पावर हाफ है। बोलो समझ आ रही है? एक्सक्यूज मी, कुछ गड़बड़ है क्या? c की वैल्यू, एक मिनट, ओके ये एक मिनट, एक्सक्यूज मी, थोड़ी सी गड़बड़ होगी बेटा। m की पावर 0, L की पावर 0, t की पावर -1 लिख गया था ना इधर गलती से, वो t की पावर 1 था सिर्फ। भाई ये था ना इक्वेशन, m की पावर a, L की पावर b प्लस c, t की पावर -2c, ये था ना। इधर में क्या था, टाइम था, इधर में क्या था, k, मास की पावर a, लेंथ की पावर b और g की पावर c, यही था ऐसे करके। क्लियर? तो टाइम की जगह t की पावर 1 आएगा ना, वो -1 गलती से हो गया था। ठीक है, तो ये -1 नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, ये -1 नहीं होगा, ये +1 होगा, ये -2c, ये +1। क्लियर है? +1 है यहाँ पे LHS में, क्या है, +1 इज इक्वल टू -2c। बोलो समझ आएगी नहीं? अरे क्लियर है ये चीज, +1। तो c की वैल्यू जो यहां से आई -हाफ आई, क्या आई -हाफ, और जो c की वैल्यू आप यहां पे पुट करोगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +हाफ। भाई एक माइनस पहले से और एक -हाफ ही आएगा, तो +हाफ। ठीक है, तो अभी मैं पुट कर रहा हूं, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो जब यहां पे पुट करेंगे तो t के मास आएगा ही नहीं, मास की पावर 0 हो गई, L की पावर हाफ और g की पावर -हाफ, g की पावर क्या, -हाफ, हाफ का मतलब होता है अंडर रूट, आप सबको मालूम है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, k L टू द पावर हाफ अपॉन g टू द पावर हाफ, है ना, पावर माइनस में तो डिनोमिनेटर में जाकर प्लस में हो जाएगा, और k √L बाई √g है कि नहीं, तो k √L बाई g। बोलो समझ आएगी नहीं? हो गया इक्वेशन डेराइव, दैट्स इट, इक्वेशन डेराइव हो गया, दैट्स इट। बोलो समझ आएगी नहीं आई बात? क्लियर है? तो हमने एक इक्वेशन डेराइव कर लिया। अब इसके साइड, मतलब जो इसके ड्रॉबैक्स हैं वो सुनो, मतलब इसमें लिमिटेशंस क्या हैं, इस वाले यूज की लिमिटेशंस क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। लिमिटेशंस इसमें क्या क्या है। नंबर 1 लिमिटेशन क्या आ रही है इसमें, बहुत ध्यान सुनिए, कि इसमें अगर ये जो k की वैल्यू है ये हम फाइंड नहीं कर सकते, है ना, k की वैल्यू यानी डायमेंशनलेस कांस्टेंट कांट बी फाइंड। ठीक है, लिख लीजिए, द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट कांट बी फाइंड आउट। क्लियर है? द वैल्यू ऑफ, लिखिए लिमिटेशन नंबर 1 है इसकी, द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ये जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट लिया था इसकी वैल्यू हमें पता नहीं चल पाएगी, या तो क्वेश्चन में दी हो वरना हम ऐसे ही छोड़ देंगे। क्लियर है ये चीज?
हाँ, अगर आप पहले से फॉर्मूला जानते हो तो लिख दो। हमें पहले से फॉर्मूला मालूम है कि टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी हम पहले से जानते हैं क्लास 9 से, ठीक है। तो इसलिए हमने ऐसे के की जगह 2 पाई लिख सकते हो अगर आप जानते हो तो। लेकिन वैसे तो भाई इस एनालिसिस से हमें पता नहीं चलने वाला, ठीक है। तो ये इसका लिमिटेशन है कि ये एनालिसिस इस डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता। दूसरी बात लिखिए जरा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसी का दूसरा लिमिटेशन क्या है, बहुत ध्यान से। अगर ये के की भी डायमेंशंस होती है कुछ, या उससे भी पहले एक बात बताता हूं मैं आपको। सपोज कीजिए कि कोई क्वांटिटी, यहां से एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया था मैकेनिक्स में हमारी कितनी क्वांटिटी से हम डील करेंगे। मैंने आपको बताया था डायमेंशंस जो आएंगी वो सिर्फ मास, लेंथ और टाइम, इन्हीं में आएंगी। पूरी मैकेनिक्स में हमें इन्हीं से खेलना है, मास, लेंथ और टाइम, सिर्फ इन्हीं से खेलना है। भले ही डायमेंशन टेम्परेचर के लिए भी देते हैं, थीटा मैंने बताया था, लेकिन मैकेनिक्स में हमें सिर्फ किससे खेलना है, मास, लेंथ और टाइम से। तो हमारे पास कितनी क्वांटिटीज हैं बेसिकली जो डायमेंशन में हमको खेलना है, जिनसे मास, लेंथ, टाइम। तो जो मैंने इक्वेशन बनाया था अभी जो इक्वेशन हमारा बना था, नोट कर लिया होगा आई थिंक, है ना। अभी जो इक्वेशन मेरा बना था कि m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, और इधर बना था m की पावर a, l की पावर b प्लस c और t टू द पावर माइनस 2c, ये बना था। तो इसमें कितने इक्वेशन बने थे, एक मास का इक्वेशन बन जाता था 0 इक्वल टू a, इक्वेशन नंबर 1, एक लेंथ का बन जाता था इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, और एक किसका बन जाता था, टाइम का, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है। कितने इक्वेशन है बेटा, 3 इक्वेशंस बन सकते हैं। तो हम कितने अननोन्स पता कर सकते हैं, आपको पता है एक इक्वेशन है तो एक अननोन पता कर सकते हैं, 2 इक्वेशन से तो 2 अननोन पता कर सकते हैं, 3 इक्वेशन से तो 3 अननोन पता कर सकते हैं। तो मतलब हम 3 अननोन्स पता कर सकते हैं। अननोन्स कितने पता कर सकते थे हम, 3 अननोन्स पता कर सकते थे। बोलो मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, पक्की बात है। मतलब ए पता कर सकते हो, बी पता कर सकते हो, सी पता कर सकते हो, मतलब 3 अननोन पता कर सकते थे, हमने पता कर लिया इसलिए हमारा आंसर आ गया। लेकिन मान लो वो कहता, सपोज करो कोई एक और क्वांटिटी है एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है टाइम। सपोज, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, मास पे डिपेंड कर रहा था टाइम, लेंथ पे, जी पे डिपेंड कर रहा था। सपोज करो अगर ये टाइम किसी और चीज पे भी डिपेंड करने को बोलता वो, सपोज, तो इसकी पावर डी लिख देते हम कहते चलो भाई इस पे भी डिपेंड कर रहा है तो इसकी पावर डी कर दो। जैसे मास पे डिपेंड कर रहा है पावर ए, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है पावर बी, जी पे डिपेंड कर रहा है पावर सी, एक्स पे डिपेंड कर रहा है पावर डी। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, पावर क्या कर दी मैंने, डी कर दी। अरे अब कितने अननोन्स हो गए, 1 2 3 4 अननोन्स हो गए, 4 अननोन्स है मेरे पास। क्लियर है। अब सॉल्व कर पाऊंगा क्या मैं, मेरे पास खेलने के लिए कितने इक्वेशन बनेंगे, सिर्फ एक m में, एक l में और एक t में, 3 ही तो इक्वेशन बनेंगे। हमेशा मेरे पास मैक्सिमम कितने इक्वेशन बन सकते हैं, 3, एक m का, एक l का और एक t का, क्योंकि मेरे पास मैकेनिक्स में होते ही बस ये 3 है, m l t। क्लियर है चीज, बोलो समझ आ रहा है कि नहीं। तो 3 इक्वेशन से 4 अननोन पता कर सकता है कोई, ऐसा तो कोई दुनिया में है नहीं भाई। क्लियर है। 3 इक्वेशन से 4 अननोन हम पता नहीं कर सकते। मतलब अगर कोई क्वांटिटी 3 क्वांटिटी से अगर कोई क्वांटिटी 3 से ज्यादा पे डिपेंड करती है, जैसे मास, लेंथ और ग्रेविटी, 3 लोग थे, 3 से ज्यादा पे डिपेंड कर जाती, सपोज करो 3 से ज्यादा, चौथा और आ जाता कोई, नहीं कर पाएंगे हम फाइंड। क्लियर है। तो लिख लीजिए इट इज नॉट एप्लीकेबल, दूसरा लिमिटेशन है इसका, इट इज नॉट एप्लीकेबल, लिखिएगा इट इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज नॉट एप्लीकेबल if it is not applicable if the quantity depends on more than 3 quantities, the quantity depends on more than 3 quantities। clear है। the given quantities depends on more than 3 quantities, तो चौथा आ जाएगा तो काम बिगड़ जाएगा। क्लियर है। इसी का अगला लिमिटेशन सुनिए बहुत ध्यान से, अगर ये जो k था हमारा कैसा कांस्टेंट होना जरूरी है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। सपोज करो भाई साहब इसकी भी डायमेंशन हो जाती तो कभी नहीं कर पाते आप, फिर तो इसकी भी डायमेंशन, भाई जो अननोन है, जो आपको पता ही नहीं है, बताया ना k की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, फर्स्ट इक्वेशन में मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट बात क्या बताई कि हम इससे k की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। अरे जब k को फाइंड ही नहीं कर पा रहे और सपोज उसकी डायमेंशन हुई, अब हमें पता ही नहीं है तो वो क्या है, तो उसकी डायमेंशन तो बिल्कुल नहीं पता होगी हमको, तो फिर कैसे इक्वेट करोगे डायमेंशन, समझ पा रहे हो कि नहीं भाई। एक तो k मुझे वैसे ही नहीं पता कितना है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, क्या है कुछ नहीं पता, कुछ कांस्टेंट इतना पता है बस। ठीक है। अब उसमें भी अगर कांस्टेंट ऐसा हुआ जिसकी डायमेंशन है, तो भैया जब कांस्टेंट ही नहीं मालूम तो डायमेंशन कहां से पता लगेगी, और जब डायमेंशन ही नहीं पता लगेगी तो फिर कैसे इक्वेट करोगे m की, l की। भाई LHS की डायमेंशन पता है, RHS की तो पता ही नहीं चल पाएगी क्योंकि k की नहीं जानते ना, फिर आप k की डायमेंशन नहीं पता आपको। क्लियर है। तो फिर आप इसको एप्लीकेबल नहीं रहेगा ये। क्लियर है चीज। मतलब ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट होना जरूरी है। अगर इस कांस्टेंट की डायमेंशन हुई, बाई चांस कोई डायमेंशनल कांस्टेंट हुआ, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कांस्टेंट की डायमेंशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो अगर कोई ऐसा कांस्टेंट आ रहा है कहीं पे जिसकी डायमेंशन है, तो हम इस क्वेश्चन को नहीं, मतलब इस मेथड को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं। क्लियर है चीज। तो लिख लीजिए इस बात को कि दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन कांस्टेंट इज डायमेंशनल, मतलब कांस्टेंट हैज डायमेंशंस। लिख लीजिए
दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन कांस्टेंट हैव डायमेंशंस। इसके पास अगर डायमेंशंस है, हैज डायमेंशंस, और इसके पास डायमेंशंस हैं, तो ये हम एप्लीकेबल नहीं है हमारा। क्लियर है चीज। अब इस पूरे के बारे में जो दूसरा यूज है, इसका एक और लिमिटेशन है, बहुत ध्यान से। फोर्थ लिमिटेशन इसी चीज का लिमिटेशन है। क्या इस यूज का लिमिटेशन है? ये यूज क्या था कि हम इसमें इसको टूल की तरह यूज करते हैं क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन पता करने के लिए। क्लियर है, यही तो है। तो इसका एक और लिमिटेशन क्या है भाई? इसका एक लिमिटेशन ये भी है कि आप इसे तभी अप्लाई कर सकते हो जब रिलेशन मल्टीप्लाई और पावर्स में हो। मल्टीप्लाई और पावर्स में हो। मैं समझाता हूं आपको, देखिए कैसे। सपोज करो किसी ने कहा भाई ये वाला इक्वेशन डिराइव करके दिखाओ, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी हमने कौन सा डिराइव किया था? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। यही तो डिराइव किया अभी हमने जस्ट। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा स्टाइल में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं? स्टाइल क्या मतलब? थोड़ा गंदे तरीके से, एल की पावर हाफ, जी की पावर माइनस हाफ, है ना, एक ही तो बात है। तो यही तो डिराइव किया अभी हमने। इसको डिराइव कर सकते हैं क्या? ऐसा कुछ डिराइव कर सकते हैं क्या? अब ध्यान सुनिएगा। अब मैं तुमसे कहता, डिस्टेंस जो होती है वो u पे डिपेंड करती है, यानी इनिशियल वेलोसिटी पे, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है, और टाइम पे डिपेंड करती है। ठीक है, फिर तुम यही प्रोसेस फॉलो करते। क्या करते तुम ये करते, देखो कि सर डिस्टेंस सपोज करो सर u की पावर a पे डिपेंड करती है, या u की पावर x पे डिपेंड करती है, एक्सेलरेशन की पावर y पे डिपेंड करती है, और टाइम की पावर z पे डिपेंड करती है। ऐसा करते कि नहीं करते जो मेथड मैंने समझाया आपको, है ना? तो मतलब जो मेथड मैं शुरू से आपको समझा के चल रहा हूं, उसमें सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है तीन सभी क्वांटिटीज को कैसे लेना है? मल्टीप्लाई में लेना है। u की पावर x मल्टीप्लाई बाय a की पावर y मल्टीप्लाई बाय t की पावर z। क्लियर है? मल्टीप्लाई में तो लेके चल रहे हैं। कुछ प्लस प्लस आता है क्या बीच में? कभी नहीं लिया हमने, यानी हम इससे ऐसे वाले इक्वेशंस डिराइव नहीं कर पाएंगे। बोलो समझ आया कि नहीं? मतलब सिर्फ कब डिराइव कर सकते हैं इसको? जब पावर्स हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो, बस दैट्स इट। क्लियर है? तो इसका लिख लीजिए, वी कैन ओनली रिलेट अ गिवन क्वांटिटी to the product of powers of certain quantities। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, पावर्स मतलब इसकी पावर ये, उसकी पावर वो, उसकी पावर वो। तो हम इसमें कभी प्लस प्लस कभी आ जाएगा बीच में, तो ऐसे को कुछ कभी नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई वालों को कर सकते हैं सिर्फ। तो इसका एक और लिमिटेशन क्या आया डायमेंशन एनालिसिस का? बोलो जल्दी से, क्या आया? एक लिमिटेशन ये आया कि हम इसमें किसी गिवन क्वांटिटी को सर्टेन क्वांटिटीज के प्रोडक्ट, पावर्स के प्रोडक्ट में ही डेराइव कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस तरह के डेरिवेशंस नहीं कर सकते, या कहीं मैथमेटिकल फंक्शंस आ जाए। ठीक है, चाहे तो आपने लिख लिया स्टेटमेंट, उसके बाद लिख लीजिए फॉर एग्जांपल, लिख लीजिए फॉर एग्जांपल वी कांट डेराइव, लिख लीजिए फॉर एग्जांपल वी कांट डेराइव, हम डेराइव नहीं कर सकते, वी कांट डेराइव लाइक फॉर्मूला लाइक, वी कांट डेराइव फॉर्मूला लाइक s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको डेराइव नहीं कर सकते आप इस तरीके से। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको डेराइव नहीं कर सकते आप इस तरीके से। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, जिसमें मैथमेटिकल टर्म्स आ जा रहे हैं, ये साइन वाइन। ऐसा कुछ पढ़ा है मैंने इस पूरे मेथड में? नहीं पढ़ा है ना। साइन कॉस e की पावर लॉग, ऐसा कुछ पढ़ा है? नहीं पढ़ाया। तो इस तरीके के जितने भी इक्वेशन है जिसमें मैथमेटिकल फंक्शंस आ जाएंगे, साइन आ गया, कॉस आ गया, लॉग आ गया, e की पावर आ गया, a की पावर आ गया, 2 की पावर, 3 की पावर, ऐसे वाले नहीं कर पाओगे। क्लियर? क्वांटिटी की पावर कर सकते हो, किसी कांस्टेंट की पावर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो तुम बस इतना याद रखना। तुम्हें जितना बताया है, मैं ज्यादा डिटेल में जा रहा हूं, उसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, बस जितना बताया उतना याद रखो कि प्लस प्लस आ जाए या मैथमेटिकल फंक्शन आ जाए तो उसे डेराइव नहीं कर सकते। ये एक और हो गई इसकी फोर्थ। क्लियर है ये चीज? इस फोर्थ को कुछ लोग दो हिस्सों में तोड़ देते हैं कि प्लस माइनस वाले नहीं कर सकते एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट मैथमेटिकल फंक्शन वाले नहीं कर सकते। ठीक है, तुम चाहो तो इस फोर्थ के 2 पॉइंट बना लो, मैं इन दोनों को एक ही में शामिल कर देता हूं। क्लियर है ये चीज? बोलो समझ आ गया? तो 4 लिमिटेशंस इसमें बता दिए, और एक लिमिटेशन पिछले वाले में बताया जिसमें यूनिट वाले में, तो 5 लिमिटेशन हो गए डायमेंशन एनालिसिस के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके स्कूल में सीधे पूछ ले, फाइंड आउट द लिमिटेशन, राइट द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। बोलो समझ आएगी नहीं? पक्की बात है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इतना डिस्कस किया लिमिटेशंस के ऊपर। क्लियर है चीज? मतलब इसके क्या लिमिटेशंस हैं, कहां पे जाके रुक जाएगा। अभी एक आधा और लिमिटेशन बताऊंगा आपको समय के साथ। क्लियर है? लेकिन 5 है तो बहुत है, 5 आप लिख देंगे तो आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी पहले इस पे और 1-2 क्वेश्चन करते हैं, और थोड़ा वो करते हैं। तो आपने रस्सी देखी? रस्सी, गिटार में रस्सी होती है ना, स्ट्रिंग होती है गिटार में, है ना, उसको ऐसे